अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कोड ऑफ लॉ। इस वीडियो में हम फर्दर सेक्शंस जो हैं पाकिस्तान पेनल कोड के जो कि डील करते हैं जनरल एक्सेप्शन से, उनको कवर करेंगे। तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने 86 तक कवर करा था, अब हम 87 से स्टार्ट करते हैं। अब 87 डील करता है एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नॉन टू बी लाइकली टू कॉज दैट और ग्रीवियस हर्ट। कोई भी ऐसा काम जो कि इस नियत से ना किया गया हो कि किसी को शदीद ज़ख्मी किया जाए, ठीक है, कोई ऐसा ज़ख़म पहुंचाया जाए, चोट पहुंचाई जाए या उसकी डेथ कॉज हो जाए यानी कि वो मर जाए, डन बाय कंसेंट, और वो एक्ट किया गया हो आपसी रजामंदी से, ठीक है। ये कहता है कि नथिंग विच इज़ नॉट इंटेंडेड टू कॉज दैट और ग्रीवियस हर्ट, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि इस नियत से ना की गई हो कि ग्रीवियस हर्ट पहुँचे या उसकी डेथ कॉज हो जाए, ठीक है। एंड विच इज़ नॉट नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज दैट, या फिर करने वाले को ये उसका अंदाज़ा ना हो कि इस एक्ट से अगले बंदे को शदीद नुकसान पहुँच सकता है या उसकी मौत भी वाक़ई हो सकती है, ठीक है। इज़ एन ऑफेंस बाय रीज़न ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज और बी इंटेंडेड बाय द डूअर टू कॉज टू एनी पर्सन अबव 18 years of age who has given consent whether express or implied to suffer that harm, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर 18 साल से ज़ायद उम्र का बच्चा यानी कि मेजॉरिटी एज में है और वो कंसेंट देता है कि भाई ये काम आप भले मेरे साथ कर लो और इसके नतीजे में मुझे अगर कोई भी नुकसान वगैरह होता है तो मैं वो सफ़र करने के लिए राज़ी हूँ, ठीक है, अपनी कंसेंट वगैरह देता है। और जो करने वाला है, जो डूअर है, जो वो काम करेगा, उसको इसका ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वो उसको ग्रीवियस हर्ट पहुंचाए या इसकी डेथ कॉज करे, ठीक है। तो अब उसका वो अमल जिससे अगले बंदे को क्या होता है, कोई ग्रीवियस हर्ट पहुंच जाता है या उसकी डेथ कॉज हो जाती है, तो यहाँ पे वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा, ठीक है। उसका वो अमल ऑफेंस नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सामने वाले बंदे ने उसको अपनी रजामंदी दिखाई थी कि भले इसमें कोई भी नुकसान आ जाए तो आप ज़िम्मेदार नहीं होंगे, ठीक है। बरियो ज़िम्मा करने वाली बात है। अब यहाँ पे ये कह रहा है इसकी इलिस्ट्रेशंस के ए एंड जी एग्री टू फेंस विथ ईच अदर फॉर अम्यूजमेंट। दिस एग्रीमेंट इम्प्लाइज द कंसेंट ऑफ ईच अदर टू सफर एनी हार्म विच इज़ इन द कोर्स ऑफ सच फेंसिंग मे बी कोज विदाउट फॉल प्ले एंड इफ़ ए वाइल प्लेइंग फेयरली हर्ट जी ए कमिट नो ऑफेंस। के ए और जी दोनों एग्रीमेंट करते हैं कि ठीक है एक दूसरे से लड़ाई वगैरह करेंगे, जिस तरह रेसलिंग में हो रहा होता है कि आप अपना कंसेंट दे के फिर आपस में फ़ाइटिंग करते हो। अब उस लड़ाई के दौरान, ठीक है, अगर किसी ने बदनीयती से वो खेल नहीं खेला है, ठीक है, फाइटिंग वगैरह अगर नहीं किए, रेसलिंग वगैरह अगर नहीं किए, और उस रेसलिंग के दौरान, ठीक है, आपस में आपने एक दूसरे को कंसेंट दी थी और उस फाइटिंग के दौरान अगर कोई आपको ज़्यादा शदीद चोट आ जाती है या आपको कोई इस तरह चोट लगती है कि आपकी डेथ कॉज हो जाती है बाद में, तो जिस बंदे की वजह से आपको वो चोट आई थी वो उसका ज़िम्मेदार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने अपना कंसेंट दिया था कि इस फाइटिंग के नतीजे में कोई भी जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसका ज़िम्मेदार मैं खुद हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा कि अगला बंदा ज़िम्मेदार नहीं होगा अगर आप कंसेंट दे देते हो। देन इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेक्शन 88 जो कि डील करता है एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सनस बेनिफिट, ठीक है। कोई भी ऐसा एक्ट किया गया जिसमें आपकी नीयत ये नहीं थी कि अगले बंदे की डेथ कॉज हो जाए यानी कि उसकी मौत वाक़ई हो जाए, और आप जिसके साथ वो एक्ट किया आपने उसके गुड फेथ में करते हो, ठीक है, उसके कंसेंट के साथ करते हो, गुड फेथ के साथ करते हो, उस अगले बंदे के फ़ायदे के लिए करते हो, ठीक है। तो वो कोई भी ऑफेंस नहीं होगा अगर उस एक्ट के नतीजे में अगले पर्सन की मौत वाक़ई हो जाती है। ये कहता है कि नथिंग विच इज़ नॉट इंटेंडेड टू कॉज दैट इज़ एन offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause to any person for whose benefit it is done in good faith or who has given a consent whether express or implied to suffer that harm or to take the risk of that harm। वही सेम बात कि आप अपना कंसेंट दे देते हो और आपके बेनिफिट के लिए अगर अगला पर्सन आपके साथ वो अमल कर रहा है और उसकी कोई बदनीयती इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, और उसकी कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, उसकी ऐसी कोई नीयत नहीं है कि वो आपको नुकसान पहुंचाए, और आप राज़ी होते हो कि इस काम के नतीजे में जो भी नताइज होंगे वो मैं एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी हूँ, वो रिस्क लेने के लिए आप राज़ी होते हो। तो अगर उसके नतीजे में कुछ
गलत हो जाता है, यानी कि आपको कोई ग्रीवियस हर्ट आ जाता है, आपकी डेथ कॉज वगैरह हो जाती है, तो वो जो एक्ट करने वाला है, जो डूअर है, वो जिम्मेदार नहीं होगा। इलिस्ट्रेशन है कि ए आर सर्जन नोइंग डेट अ पर्टिकुलर ऑपरेशन इज लाइकली टू कॉज ऑफ डेथ ऑफ जी। अब ए एक सर्जन है, ठीक है, अब उसको पता है कि फला एक ऑपरेशन जो वो करने वाला है, इससे जी की डेथ भी कॉज हो सकती है, यानी कि ऑपरेशन सक्सेसफुल भी हो सकता है, अनसक्सेसफुल भी हो सकता है। जी, ठीक है, हु सफ़र अंडर द पेनफुल कंप्लेंट, ठीक है, उसको दर्द वगैरह इन सारी चीज़ों से गुजरना है, बट नॉट इंटेंडिंग टू कॉज जीज दैट, ठीक है। अब उसका वो ऑपरेशन करता है, ठीक है, हमें पता है कि इस ऑपरेशन से उसकी जान भी जा सकती है और जान बच भी सकती है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए ताकि जिस तकलीफ़ में अभी जी है उससे उसको छुटकारा मिल सके, वो उसका ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। ऑपरेशन इसलिए नहीं कर रहे कि जी की डेथ कॉज हो जाए, ऑपरेशन इसलिए किया जा रहा है ताकि जिस तकलीफ़ में वो जी है उससे उसको छुटकारा मिल सके, ठीक है। एंड इंटेंडिंग इन गुड फेथ फॉर जीज बेनिफिट परफॉर्म डेट ऑपरेशन ऑन जी विद जीज कंसेंट, ठीक है, और इसमें आप जी की कंसेंट भी लेते हो, ठीक है। ऑपरेशन करने से पहले आपसे पूरी कंसेंट ली जाती है, पेपर पे साइन वगैरह करवाए जाते हैं, ठीक है, कि भाई आपके इसके नतीजे में कुछ भी आपके साथ जो होता है उसके लिए डॉक्टर्स जिम्मेदार नहीं होंगे, ठीक है। तो ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस, लेकिन अगर अब क्या होता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता, जी की डेथ कॉज हो जाती है, वो रिकवर नहीं कर पाता, ठीक है, तो अब यहाँ पे उस सर्जन के ऊपर केस नहीं करोगे आपके, इसको पता था कि इस ऑपरेशन के बाद इसकी ये जो है डेथ कॉज हो सकती है, फिर भी इसने ऑपरेशन करा, उसने तो वो ऑपरेशन उसके बेनिफिट के लिए करा था ना, ताकि वो इस बीमारी से निजात पा सके, लेकिन वो रिकवर नहीं कर पाया, तो इसमें उस सर्जन की, उन डॉक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, ठीक है, उन्होंने कोई ऑफेंस नहीं किया होता। अब हमारा सेक्शन 89 आ जाता है, जो कि डील करता है एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इंसेंट पर्सन बाय और बाय कंसेंट ऑफ गार्जियन, ठीक है। अब कोई भी ऐसा अमल किया गया हो जो कि गुड फेथ में किया है किसी भी बच्चे या फिर इंसेंट पर्सन, ठीक है, जो कि नासमझ होते हैं, पागल जो होते हैं, ठीक है, आप उनको ले लें, उनकी कंसेंट से या फिर उनके गार्जियन की कंसेंट से किया जाए। ये कह रहा है कि नथिंग विच इज़ डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। अब कोई भी ऐसा पर्सन है जिसकी उम्र 12 साल से कम है, यानी कि वो अंडर एज है, बच्चा है, और ऑफ अनसाउंड माइंड, या कोई भी ऐसा पर्सन जो अनसाउंड माइंड है, साउंड माइंड नहीं है, उसमें कैपेसिटी नहीं है इतनी कि वो राइट और रॉन्ग को डिफ़र कर सके, सही और गलत में फ़र्क जान सके, ठीक है, और by a consent either express or implied of the guardian or other person having lawful charge of dead person, या फिर उनके गार्जियन, ठीक है, उनके जो पेरेंट्स वगैरह हैं, ठीक है, या फिर जिनके पास उनकी लॉफुल कस्टडी है, ठीक है, उनकी कंसेंट से अगर आप कोई भी ऐसा एक्ट करते हो तो वो ऑफेंस नहीं होगा बाय रीज़न ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज, जिसके रिजल्ट में अगर कोई हार्म पहुंच जाता है, ठीक है, और बी इंटेंडेड बाय द डूअर टू कॉज और बी नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज टू डेड पर्सन, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर उन चाइल्ड की या फिर अनसाउंड पर्सन्स के साथ जो भी अमल किया जा रहा है उसके नतीजे में अगर उनको कोई भी नुकसान पहुंचता है तो वो ऑफेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने गुड फेथ में किया, उनके भलाई के लिए किया और विद कंसेंट किया, उनकी कंसेंट लेकर या उनके गार्जियन की कंसेंट लेके। अब ये कहता है कि ये जो सेक्शन 89 है ना, ये अप्लाई नहीं होगा किन सूरतों में? उन सूरतों में पहली सूरत ये कि डेट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ और टू द अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ। ये एग्जेम्पशन जो है ना, ये जो एक्सेप्शन है ये आप जो है अपने लिए उस सूरतों में प्ली नहीं ले सकते कि भाई आप जब जानबूझ के उस बच्चे की डेथ कॉज करवाना चाहो, ठीक है, या फिर आपने कोशिश की हो उसको कि उसकी डेथ हो जाए। जैसा कि बच्चों के ऊपर जो है प्रॉपर्टी डिवॉल्व हुई हुई होती है, उनके नाम पे जायदाद होती है, तो वो जायदाद हासिल करने के लिए आप क्या करते हो, बच्चों को मरवा देते हो, ठीक है। इस तरह के आप कोई एक्ट वगैरह करते हो तो उस पर ही अप्लाई नहीं होगा। सेकेंड कंडीशन कहा गया है कि that this exception shall not extend to the doing of anything which the person doing it known to be likely to cause that, के जब आप काम ये कर रहे थे तो आपको पता था कि इसके ये काम करने से इसकी डेथ कॉज हो जाएगी, ठीक है, फिर भी आपने वो अमल किया, जानबूझ के किया, यहाँ पे आपकी बदनीयती शामिल हो गई। फॉर एनी पर्पस अदर देन प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट और द क्यूरिंग ऑफ ग्रीवियस डिजीज और इन्फर्मिटी, और आपने वो अगर
काम किया भी तो इसमें आपका ये इंटेंशन नहीं था, इस नीयत से आपने नहीं किया कि उसको किसी बड़े नुकसान से बचाया जा सके, कि भाई उसकी डेथ कॉज ना हो जाए, ठीक है, या उसको कोई बड़ा नुकसान ना पहुंच जाए इसलिए, या फिर कोई बीमारी थी उसको या इन्फर्मिटी थी तो उसको क्योर करने के लिए आपने वो अमल करा, लेकिन उसको ऐसा कुछ भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने उसके साथ वो एक्ट परफॉर्म करा है, ठीक है, तो आप इसकी प्ली नहीं ले सकते कि मैंने गुड फेथ में किया था, उसके बेनिफिट में किया था। थर्ड एक्सेप्शन है कि डेट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट, कि ये एक्सेप्शन उस अमल पे एक्सटेंड नहीं होगी, उस पर अप्लाई नहीं होगी जहाँ आपने जानबूझ के उसको ग्रीवियस हर्ट यानी कि शदीद नुकसान पहुँचाया, और टू द अटेम्प्टिंग टू कॉज ग्रीवियस हर्ट या फिर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, अनलेस इट इज़ टू बी फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग दैट द ग्रीवियस हर्ट और द क्योरिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिजीज इन्फर्मिटी, अनलेस आपका इंटेंशन ये था कि भाई उसको उसकी जान का नुकसान ना हो जाए, ठीक है, ज़िंदगी ना चली जाए उसकी, या उसको शदीद नुकसान ना पहुंच जाए, या उसकी बीमारी से क्योर करने के लिए अगर आपने वो किया है जानबूझ के ऐसा कोई अमल, तो आपको एक्सेप्शन में फॉल करोगे। अदरवाइज़ जहाँ आपकी बदनीयती शामिल हुई, इन शॉर्ट, वहाँ पर आप ये एक्सेप्शन नहीं ले सकते कि भाई मैंने उसके गुड फेथ में किया था, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आ जाती है फोर्थ कंडीशन के डेट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस टू द कमिटिंग ऑफ विच ऑफेंस इट वुड बी नॉट एक्सटेंड, ठीक है, या फिर आपने कोई ऐसा ऑफेंस करने के लिए अबेटमेंट वगैरह करी, बच्चों के ज़रिए आप जो कोई ऑफेंस वगैरह करवाना चाह रहे थे, या आपने अटैम्प्ट करा, ठीक है, कोई ऑफेंस करा, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर ये एक्सेप्शंस फॉल नहीं करेंगी। अदरवाइज अगर आप उस बच्चे के बेनिफिट के लिए या उस अनसाउंड माइंड पर्सन की बेनिफिट के लिए अगर कुछ काम करते हैं जिसमें आपकी कोई बदनीयती शामिल नहीं है, आप अपने फ़ायदा नहीं देख रहे, उनका फ़ायदा देख रहे हैं, तो आप ये एक्सेप्शन ले सकते हो, अदरवाइज़ आप नहीं ले सकते। इलस्ट्रेशन में सिंपली वही बताया कि ए जो है गुड फेथ में, ठीक है, अब उस बच्चे के बेनिफिट के लिए उस बच्चे की कंसेंट के बिना क्या करता है, उसका ऑपरेशन करवा देता है, ठीक है, जिसमें उसको पता है कि इसकी डेथ कॉज भी हो सकती है। वही सेम बात कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो अनसक्सेसफुल हो, ठीक है, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी सिर्फ उसको उसकी डिज़ीज़ क्योर करने के लिए कि उसके जो पथरियाँ वगैरह हैं, ठीक है, वो ख़त्म हो जाए, ठीक है, तो इस वजह से अगर वो उसका ऑपरेशन करवाता है जानबूझ के, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। लेकिन अगर उसकी जो है इंटेंशन ये थी, ठीक है, कि भाई वो डेथ कॉज हो जाए उसकी और जो उसके नाम पे जायदाद है वो मेरे पास आ जाएगी, ठीक है, तो फिर आप ये प्ली नहीं ले सकते, ठीक है। दैन इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेक्शन 90, ठीक है। सेक्शन 90 जो है वो डील करता है कंसेंट नॉन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन, के अगर आपने किसी से कंसेंट ली और वो पता पड़ता है कि भाई आपने ज़ोर ज़बरदस्ती करके डरा धमका के, ठीक है, उससे कंसेंट ली थी, उसकी रजामंदी हासिल करी थी, या फिर मिसकॉन्सेप्शन यानी कि गलत एक फहमी हो गई थी, वो कंसेंट देना नहीं चाह रहा था लेकिन आपने समझा कि इसने मुझे अपनी रजामंदी दे दी है। ये कहता है कि अ कंसेंट इज़ नॉट सच अ कंसेंट एज इज़ इंटेंडेड बाय एनी एक्ट ऑफ दिस बाय एनी एक्शन ऑफ दिस कोर्ट, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कोई भी ऐसी कंसेंट जो रजामंदी दी गई है उसको कंसेंट नहीं समझा जाएगा, ठीक है, उसको रजामंदी नहीं समझा जाएगा कि इस एक्ट में जो भी एक्शन वगैरह बताए हैं अगर उस नीयत से वो दी गई थी। इफ़ द कंसेंट इज़ गिवन बाय अ पर्सन अंडर फियर ऑफ इंजरी, कि अगर आपने उससे रजामंदी ली है उसको ये डर दे के कि अगर तुमने अपनी रजामंदी शामिल नहीं करी, अगर ये कुछ भी काम करने के लिए हाँ नहीं भरी, तो हम तुम्हें शदीद नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है, अगर आपने इस तरह का कोई उसको खौफ दिया है। और अंडर अ मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, या फिर वही के हालात सरकमटेंसेस, ठीक है, सराउंडिंग्स की, ठीक है, फैक्ट्स की मिसकंसेप्शन हो गई थी, गलत फहमी हो गई थी, उसने कहा कुछ और आपने समझा कुछ और, ठीक है, तो इस तरीके से। एंड इफ़ द पर्सन डूइंग दैट द एक्ट्स नोन और हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट द कंसेंट वाज गिवन इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच और फेयर और मिसकंसेप्शन, ठीक है, या फिर आपको ये पता होता है कि भाई जिस पर्सन ने ये कंसेंट दी है वो फेयर में दी है या मिसकंसेप्शन में दी है, फिर भी आप वो करते हो, उसको कंसेंट
कंसिडर करते हो तो उसको कंसेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कहा गया है फर्दर कि कंसेंट ऑफ इंसेंट पर्सन, कि अगर आप किसी इंसेंट पर्सन की कंसेंट लेते हो, उसकी रजामंदी लेते हो, तो उसको किस तरीके से डील करना है। ये कहता है कि इफ़ द कंसेंट इज़ गिवन बाय अ पर्सन हु फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेट टू विच ही गिव्स हिज कंसेंट, ठीक है। या फिर अगर आपने किसी इंसेंट पर्सन की कंसेंट ली है, ठीक है। अब इंसेंट पर्सन में आ जाता है कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ठीक है, उसका जहन अनसाउंड है, ठीक है, वो राइट और रॉन्ग में डिफ़र नहीं कर सकता, सही और गलत में फ़र्क नहीं कर सकता। या फिर वो इंटॉक्सिकेशन की हालत में, यानी कि नशे की हालत में, और वो अभी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, वो समझ नहीं पा रहा कि ये जिस अमल के लिए वो इजाज़त दे रहा है उसके नताइज क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो वो भी कंसेंट नहीं समझी जाएगी। उसके बाद बताया गया कंसेंट ऑफ चाइल्ड, कि अगर आप किसी बच्चे से रजामंदी लेते हो, अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, इफ द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन, इफ़ द कंसेंट इज़ गिवन बाय अ पर्सन हु इज़ अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। और अगर कोई ऐसा पर्सन जो कि इजाज़त दे रहा है लेकिन उसकी उम्र 12 साल से कम है, तो उसको भी कंसेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर किसी पर्सन ने नशे की हालत में रजामंदी दी किसी काम के लिए, या फिर वो अनसाउंड है, उसको पता ही नहीं है, एक पागल से आप पूछोगे भाई ठीक है हम तुम्हारा हाथ काट दें या तुम्हारा ऑपरेशन कर दें एक्सेट्रा, फॉर एग्जांपल, आप उससे कोई भी ऐसा करो जिसमें उसको शदीद नुकसान पहुंच सकता है, उसकी डेथ कॉज हो सकती है। अब उसको क्या पता कि ये काम करने से मेरी जान जा सकती है, ठीक है, या मुझे शदीद नुकसान पहुंच सकता है, वो डिफ़र कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो अब यहाँ पर उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो इसलिए उसकी उस हाँ को हाँ नहीं समझा जाएगा। यहीं पर अगर कोई बच्चा है तो वो भी, उनके पास इतना कैपेसिटी नहीं होती, उनका इतना मैच्योर लेवल का माइंड नहीं होता है, तो वो कैसे समझेंगे कि ये काम उनके लिए सही है या ये गलत है, ठीक है। तो उनका एक्सपीरियंस नहीं होता है क्योंकि वो बच्चे हैं अभी। तो 12 साल से कम उम्र का बच्चा अगर किसी चीज़ के लिए इजाज़त देता है तो उसको भी कंसेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा, उसको भी रजामंदी नहीं समझा जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देन इसके बाद हमारा आ जाता है कौन सा, सेक्शन 91 आ जाता है। अब सेक्शन 91 जो है वो डील करता है किससे, एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉस्ट, के वो तमाम एक्ट्स की एक्सक्लूजन की गई है, उनको रख दिया गया है साइड में जो एक ऑफेंसेस है, ठीक है, और इंडिपेंडेंटली हार्म कॉस्ट करते हैं। अब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें क्लियर होगा। ये कहता है कि द एक्सेप्शंस इन सेक्शन 87, 88 एंड 89 डू नॉट एक्सटेंड टू एक्ट्स विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी हार्म विच दे मे कॉज और बी इंटेंडेड टू कॉज और बी नोन टू बी likely to cause to the person giving the consent or on whose behalf the consent is given। अब ये कह रहा है कि सेक्शन 87, 88, 89 में जो भी बात की गई है ना, उसमें कहा गया है कि आप पर्सन की कंसेंट लेकर फिर वो एक्ट वगैरह कर सकते हो, लेकिन आपको जब पता है कि ये जो एक्ट आप करने वाले हो ये इंडिपेंडेंटली एक ऑफेंस है, ठीक है, आप इजाज़त लेकर एक जुर्म ही कर रहे हो, तो उस पर ये एक्सेप्ट, उसके ऊपर जो है ये अप्लाई नहीं होगा, ये एक्सेप्शंस अप्लाई नहीं होंगी, उन एक्ट्स को एक्सक्लूड किया जाएगा। उसमें आप ये प्ली नहीं ले सकते कि भाई मैंने तो उसकी रजामंदी से उसकी जान ली है, मैंने तो उसकी रजामंदी से उसका गला काटा है, ठीक है, तो ये नहीं करना है। अब इलिस्ट्रेशन से समझते हैं कि कॉजिंग मिसकैरेज, ठीक है, अगर आप मिसकैरेज करते हो, अबॉर्ट वगैरह करवाते हो बेबी को, ठीक है, अनलेस कॉज इन गुड फेथ फॉर द पर्पज़ ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ द वुमेन, लेकिन अगर औरत की ज़िंदगी का ख़तरा था, ठीक है, उसकी जान को ख़तरा हो रहा था, तो अगर इन गुड फेथ अगर आप मिसकैरेज करवाते हो, अबॉर्शन वगैरह करवाते हो, ठीक है, तो उसकी इजाज़त है। लेकिन अगर आप बिला वजह करवा रहे हो, कोई जान का नुकसान नहीं है, तो मिसकैरेज वगैरह करवाना, अबॉर्शन करवाना इज़ एन ऑफेंस, ठीक है, क्योंकि वो एक लाइफ है। तो अब कोई दुनिया में आए उससे उसको कत्ल करना, ठीक है, वो भी एक कत्ल है, वो भी एक ऑफेंस है, और दुनिया में आने से पहले अगर आप किसी की जान ले रहे हो तो वो भी एक ऑफेंस है, ठीक है, क्योंकि वो भी एक लाइफ, एक ज़िंदगी है। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कॉजिंग मिसकैरेज टू एन ऑफेंस इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज टू बी इंटेंडेड टू कॉज टू द वुमेन, देयरफॉर इट इज़ नॉट एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ सच हार्म एंड द कंसेंट ऑफ द वुमेन ऑफ हर गार्जियन टू द कॉजिंग ऑफ सच मैरिज डज नॉट जस्टिफाई द एक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर मिसकैरेज
मिसकैरेज वगैरह करवाना यानी कि अबॉर्शन वगैरह करवाना एक इंडिपेंडेंटली, ठीक है, अलग से ही एक ऑफेंस है, ऑफेंस कहा गया है उसको। अब आप यहाँ पे ये प्ली नहीं ले सकते कि भाई उस वुमेन की कंसर्न से आपने, ठीक है, जो पेरेंट्स हैं या गार्जियन हैं उनके कंसर्न से आप मिसकैरेज कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे कंसेंट लेकर आप इस एक्ट को जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ये एक्ट जो है ये इंडिपेंडेंटली अलग से एक ऑफेंस बताया गया है कि जो कोई भी अबॉर्शन करवाएगा तो इट मीन्स कि उसने ऑफेंस कमिट करा है, करने वाला करवाने वाला दोनों ऑफेंस कमिट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे कंसेंट कोई वैल्यू नहीं रखती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा आ जाता है सेक्शन 91 जो कि डील करता है एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट के अगर कोई भी ऐसा एक्ट किया गया है गुड फेथ में, अच्छी नीयत के साथ किया गया है, अगले पर्सन की बेनिफिट के लिए किया गया है लेकिन उसकी इजाज़त के बगैर किया गया है। अब ये कहता है कि नथिंग इज़ एन ऑफेंस बाय रीज़न ऑफ एनी हार्म विच इट मे कोज टू अ पर्सन बाय हुज बेनिफिट्स इट इज़ डन इन गुड फेथ इवन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट इफ़ द सर्कमस्टेंसेस आर सच दैट इज़ इम्पॉसिबल फॉर दैट पर्सन टू साइन to signify consent, or if that person is incapable of giving consent and has no guardian or other person in lawful charge of him for whom it is possible to obtain इन कंसेंट टाइम फॉर द थिंग्स टू बी डन विद बेनिफिट। सिंपली ये कह रहा है कि भाई अगर आपने अगले बंदे के फ़ायदे के लिए कोई काम किया लेकिन उसकी इजाज़त के बगैर किया, अब सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि वो इस हालत में था ही नहीं, ठीक है, नामुमकिन था कि आप उसकी इजाज़त ले सको, यानी कि कोई बंदा अगला बेहोश है, उसका फौरी ऑपरेशन करना है, ठीक है, अगर आप ऑपरेशन नहीं करते तो उसकी जान चली जा सकती है। तो अब यहाँ पे आप इंतज़ार थोड़ी करोगे कि पहले उसको होश आए तो फिर आप उससे करोगे, मतलब वो उसको होश आएगा ही कैसे जब तक उसका ऑपरेशन नहीं होगा, या उसका कोई ऑनर अगर ऑनर कह रही हूँ सॉरी, या उसका कोई गार्जियन वगैरह कोई मौजूद नहीं है, या फिर कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसके पास लाफुल चार्ज है, ठीक है, या फिर वो पर्सन इस हालत में ही नहीं है कि वो कंसेंट दे सके, ठीक है। तो अब एक इमरजेंसी कोई केस आता है लाइक इन हॉस्पिटल्स वगैरह, तो आप यहाँ पे ये वेट नहीं करोगे कि भाई पहले हम किसी से इजाज़त लें फिर उसके बाद इसका ऑपरेशन करेंगे। सबसे पहला काम हमारा ये कि उसकी ज़िंदगी बचाई जाए, ठीक है, ज़िंदगी इंपॉर्टेंट है, कंसेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। बंदा ही नहीं होगा तो वो रजामंदी कहाँ से देगा, तो आपने बंदे को बचाना है पहले। तो अब यहाँ पर अगर आप उसकी बेनिफिट के लिए कोई ऐसा एक्ट करते हो, ठीक है, तो वो कोई ऑफेंस वगैरह नहीं होगा। अब प्रोवाइजो यहीं पे आ जाता है पहला कि डेट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ और द अटेम्प्शन टू कॉज डेथ, कि आपने जानबूझ के उसकी डेथ कॉज करने के लिए वो काम किया या फिर कोशिश करी तो उस पर भी अप्लाई नहीं होगा, या आपको पता था कि ये काम करने से उसकी डेथ कॉज हो सकती है तो उस पर भी अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर आपने उसकी डिजीज़ क्योर करने के लिए किया, उसको नुकसान से बचाने के लिए, उसकी डेथ कॉज ना हो जाए, ठीक है, इसलिए आपने ये एक्ट करा था, तो उस पर भी जो है ये मतलब फॉल नहीं करेगा। और थर्ड वही है कि भाई अगर आप उसको कोई नुकसान आपने पहुंचाया है जानबूझ के, ठीक है, आप चाहते थे कि उसको कोई ग्रीवियस हर्ट वगैरह पहुंच जाए, तो उस पर भी ये फॉल नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने उसकी डेथ कॉज ना हो इसलिए आपने वो एक्ट करा था तो आप जो है इसकी प्ली वगैरह ले सकते हैं। देन फोर्थ कंडीशन वही है कि भाई डेट द एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस, कि अगर आपने कोई ऑफेंस करवाना चाह रहे थे उस बंदे से लेके, ठीक है, तो ये उसके ऊपर भी अप्लाई नहीं होगा। सेम वही जो चाइल्ड और अनसाउंड पर्सन की एक्सेप्शंस थी कि आप वहाँ पर इन सूरतों में ये प्ली नहीं ले सकते, सेम जो है इस पर भी अप्लाई होती है कि इन सूरतों में आप प्ली नहीं ले सकते अगर आप विदाउट कंसेंट उस पर्सन की गुड फेथ में काम करते हो, ठीक है। इलिस्ट्रेशन से हम इसको समझेंगे तो मज़ीद अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये कहना क्या चाहता है। पहली इलिस्ट्रेशन है वो ये कह रही कि जी इज़ थ्रोन फ्रॉम हिज हॉर्स, ठीक है, जी क्या होता है, वो अपने घोड़े से गिर जाता है, एंड इज़ इनसेंसिबल, और वो बेहोश हो जाता है, ठीक है, वो इनसेंसिबल हो जाता है, उसको होश ही नहीं रहता है, ठीक है। अब ए जो है एक सर्जन है, एक डॉक्टर है, फाइंड इट जी रिक्वायर्स टू बी ट्रीटमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर उसको ये जाहिर है डॉक्टर उसको पता है कि उसको फौरी जो है ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। ए नॉट इंटेंडिंग जीज दैट बट इन गुड फेथ फॉर जीज बेनिफिट परफॉर्म द ट्रीटमेंट बिफोर जी रिकवर्स हिज पावर ऑफ जजिंग फॉर हिमसेल्फ ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस। अब यहाँ पर उसको जी को क्योर करने के लिए, ठीक है, किसी डिजीज़ से या किसी इन्फर्मिटी से, ठीक है, अगर वो घोड़े से गिर गया, उसको चोट लग गई, अब उसको जो है उसकी ट्रीटमेंट वगैरह करनी थी, उसका पैर काटना पड़ा या हाथ काटना पड़ा या फिर उसको जो भी मतलब
ऐसी कोई पेनफुल ट्रीटमेंट वगैरह देनी पड़ी है। वो इंतज़ार नहीं करेंगे पहले जी को होश आए फिर हम उसकी ट्रीटमेंट करेंगे, उसने पहले ही जी की ट्रीटमेंट कर दी, ठीक है, ताकि वो रिकवर कर सके उस पेन से। तो अब यहाँ पर जो डॉक्टर है उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया। पीछे जो है क्या होता है, एक वो टाइगर लग जाता है। ए फायर्स एट द टाइगर नोइंग टू बी लाइकली डेट द शूट में किल जी। अब ए जो है वहीं पे मौजूद है, वो देख लेता है कि जी के पीछे जो है चीता लग गया है, ठीक है, टाइगर पीछे उसके लग गया। अब वो क्या करता है, फायर करता है उस टाइगर को मारने के लिए, लेकिन उसको पता है कि ये गोली जी को भी लग सकती है क्योंकि वो भाग रहे हैं, ठीक है, पोजीशन फिक्स नहीं है, तो ये गोली किसी को भी लग सकती है। लेकिन उसका इरादा नहीं था जी को मारने का, और जी को बचाने के लिए उसने जो है फायर करा। तो अब यहाँ पर जो है ए ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं करा। अब ए की फायर से क्या होता है, जी को जो है कुछ ज़ख्म लग जाते हैं, ठीक है, मॉर्टल बाउंड्स। तो अब उसको कोई ज़ख्मी हो जाता है, जाहिर सी बात है, उसको फायर अगर छू के जाती है गोली वगैरह तो वो ज़ख्मी वगैरह तो हुआ है ना। तो यहाँ पे जी की जान बचाने के लिए, क्योंकि उसने फायर किया था, जी को मारने के लिए नहीं किया था, तो इसलिए उस ए ने कोई जुर्म कमिट नहीं किया। आई होप कि अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये सेक्शन हमें कहना क्या चाहता है। तो इन सारे इलस्ट्रेशन को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन कहती है कि मेयर पिक्यूनरी बेनिफिट इज़ नॉट बेनिफिट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 89, 88 एंड 92। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि किसी पर्सन के बेनिफिट के लिए अगर आप करते हो, लेकिन अगर बेनिफिट जो है वो सिर्फ एक मेयर पिक्यूनरी बेनिफिट नहीं होना चाहिए, यानी कि बेनिफिट नहीं होने से छोटा मोटा से सिर्फ उसके फ़ायदे के लिए नहीं होना चाहिए। तो ये जो भी बेनिफिट्स की बात की गई है ना सेक्शन 88 में, 89 में, 92 में, उन पे ये फॉल नहीं करेगा बेनिफिट वाला, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है 93 डील करता है कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। अगर कोई कम्युनिकेशन की गई और वो गुड फेथ में की गई। अब यहाँ पे कहा गया है कि नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म टू द पर्सन टू होम इट इज़ मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ डेट पर्सन। कि अगर आप किसी बंदे से कोई राब्ता करते हो और गुड फेथ में करते हो और उस राब्ता करने की वजह से अगर किसी पर्सन को नुकसान हो जाता है, तो यहाँ पे आपका वो राब्ता, वो कम्युनिकेशन जो है ऑफेंस नहीं होगा। अब कैसा राब्ता, इलिस्ट्रेशन हमें बताएगा कि ए जो है सर्जन है और इन गुड फेथ कम्युनिकेट्स टू अ पेशेंट हिज ओपिनियन डेट ही कैन नॉट लिव। अब यहाँ पर ए जो है एक डॉक्टर है, ठीक है, सर्जन है, और वो इन गुड फेथ जो है कम्युनिकेट टू अ पेशेंट, अपने एक मरीज़ को ये बताता है कि भाई उसकी नज़र में वो ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहने वाला, ठीक है, उसकी ज़िंदगी को ख़तरा है। तो अब जो पेशेंट है डाइज़ इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द शॉक। अब यहाँ पर मरीज़ को क्या होता है कि जब उसको ये पता लगता है कि उसके ज़्यादा दिन बाकी नहीं है ज़िंदगी के, तो वो इस ही डर और खौफ में, इस ही सदमे से मर जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ए ने कोई ऑफेंस नहीं करा कि भाई आपने उसको ये खबर क्यों दी, उसको बताया ही क्यों, अगर आप उसको ये ना बताते तो वो नहीं मरता, ठीक है। दो ही न्यू इट टू बी लाइकली डेट द कम्युनिकेशन माइट कोज द पेशेंट्स डेथ, ठीक है। हालांकि उसको ये पता था कि ये खबर उसके मरीज़ को नुकसान पहुंचा सकती है, उसको सदमा लग सकता है और वो वक्त से पहले भी मर सकता है, लेकिन क्योंकि वो डॉक्टर है, उसने जस्ट अपनी ड्यूटी परफॉर्म करी है। उसको बताना ज़रूरी था कि भाई आपके पास दिन कम है, ठीक है। तो यहाँ पर उस डॉक्टर ने कोई ऑफेंस नहीं करा कम्युनिकेट करके, ठीक है। देन हमारे पास है सेक्शन 94 जो कि सेकंड लास्ट सेक्शन है इस वीडियो का। आई नो कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं इस एक वीडियो में जनरल एक्सेप्शंस को कंप्लीट कर लूँ, ठीक है। अब ये कहता है कि एक्ट टू विच अ पर्सन इज़ कंपेल्ड बाय थ्रेट्स, कि अगर आप कोई ऐसा काम करते हो और अगले पर्सन को कंपेल करते हो, ज़ोर ज़बरदस्ती डरा धमका के उसको राज़ी करते हो, ठीक है। एक्सेप्ट मर्डर, अब यहाँ पे मर्डर को साइड में रखो, एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ, और वो तमाम जुर्म जो कि स्टेट के अगेंस्ट किए जाते हैं और जिनकी सज़ा जो है मौत है। नथिंग इज़ एन ऑफेंस, कोई भी इसके अलावा अगर आप काम करते हो तो वो ऑफेंस नहीं होगा। विच इज़ डन बाय अ पर्सन हु इज़ कंपेल्ड टू डू इट बाय थ्रेट्स, जो आपसे डरा धमका के करवाया गया हो। विच एट द टाइम ऑफ डूइंग इट रीजनेबली कोज द एप्रीहेंशन डेट इंस्टेंट डेट टू डेट पर्सन विल बी अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंसेस। जिस टाइम पे वो एक्ट आप कर रहे थे तो आपको ये एप्रीहेंशन थी, आपको ये खदशा था कि भाई अगर आपने अगले बंदे की बात नहीं मानी तो इसके नतीजे में वो आपको मार देगा, आपकी डेथ कोज हो जाएगी। तो इस नताइज से बचने के लिए आप डर में आकर, ठीक है, उसकी धमकी में आके कोई अगर काम करते हो और वो एक ऑफेंस है तो आपके उस किए हुए अमल को ऑफेंस नहीं समझा जाएगा। लेकिन यहाँ पर वो अमल इंक्लूड नहीं होंगे जो कि स्टेट के अगेंस्ट
क्राइम्स हो जिनकी सज़ाए मौत हो, ठीक है, और मर्डर अगर आप किसी के कहने पे करते हो तो वो भी इसमें फॉल नहीं करेगा। अब प्रोवाइज़ो जो है वो ये कहता है कि द पर्सन डूइंग द एक्ट डिड नॉट ऑफ हिज ऑन रिकॉर्ड did not of his own accord or from a reasonable apprehension of harm to himself short of instant death place himself in the situation by which he became subject to such constraint। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यहाँ ये नहीं समझा जाएगा द पर्सन डूइंग द एक्ट, जो ये एक्ट कर रहा है, डिड नॉट ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, उसके अपने मुताबिक, ठीक है, और फ्रॉम अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ हार्म टू हिमसेल्फ, और उसको अगर ये खदशात होते हैं कि भाई उसको कुछ नुकसान पहुंच जाएगा, शॉर्ट ऑफ इंस्टेंट डेथ, या उसकी जान चली जाएगी, प्लेस हिमसेल्फ इन द सिचुएशन, जानबूझ के अपना आप को इस सिचुएशन में डाल देता है, बाय विच ही बिकेम सब्जेक्ट टू सच कॉन्स्टेंट, और वो फिर उस मुसीबत का शिकार हो जाता है, जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ी कि भाई वो डर धमका के, डर में किसी के या किसी की धमकी में आके फिर वो ऐसा काम कर लेता है, ठीक है, तो ये उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि जानबूझ के आप कहते हो कि आबेल मुझे मार, तो उस पर ये अप्लाई नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन 1 है वो ये कहती है कि अ पर्सन हु ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, ऐसा पर्सन, ठीक है, जो अपने ही मुताबिक और बाय रीज़न ऑफ अ थ्रेट ऑफ बीइंग बिटन, ठीक है, या फिर उसको ये डर और खौफ होता है कि उसको मारा जाएगा, जॉइंस अ गैंग ऑफ डकैत, ठीक है, वो डकैत जो है उनका गैंग ज्वाइन कर लेता है, ठीक है, नोइंग देयर करेक्टर, उसको पता है कि उनके करेक्टर क्या हैं, ठीक है, वो डकैत हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, इज़ नॉट इंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ this exception on the ground of his having been compelled by his associates to do anything that is an offense by law। सिर्फ इस बिना के ऊपर जो है कि भाई उसके जो साथी थे, एसोसिएट्स थे, ठीक है, उन्होंने उसको कंपेल किया था कि भाई तुम ये काम करो, ठीक है, जो कि एक ऑफेंस था, जुर्म था, तो आप इसकी प्ली नहीं ले सकते, ठीक है, कि भाई मैंने डर में आके करा। आपको पता था कि जिस ग्रुप को आप ज्वाइन कर रहे हो उनका कैरेक्टर क्या है, ये लोग चोर चकारी करते हैं, ठीक है, चोरी चकारी करते हैं, डकैती डालते हैं, लेकिन जानबूझ के आपने उनके ग्रुप को ज्वाइन करा, उसके बाद आप ये प्ली लो कि भाई मैंने इनके डर की वजह से चोरी करी, वरना मैं चोरी करना नहीं चाहता था, तो यहाँ पर आपके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन 2 हमें कहती है कि अ पर्सन सीज्ड बाय अ गैंग ऑफ डकैत, ठीक है, अगर कोई पर्सन है उसको डकैत जो है पकड़ लेते हैं, सीज कर लेते हैं, एनफोर्स्ड बाय थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ, और उसको ये डर और खौफ देते हैं कि वो उसको मार देंगे जान से, टू डू अ थिंग विच इज़ एन ऑफेंस बाय लॉ, ठीक है, और उसको ये अमल करने पे मजबूर करते हैं जो कि एक जुर्म है, ठीक है, ऐसा कोई भी अमल करने के लिए उसको डराते हैं, धमकाते हैं कि तुम्हें ये काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्मिथ कंपेल्ड टू टेक हिज टूल्स एंड टू फोर्स द डोर ऑफ अ हाउस फॉर द डकैट्स to enter and plunder it is entitled to the benefit of this exception। अब यहाँ पर कोई स्मिथ है, ठीक है, वो अब स्मिथ है, ठीक है, लोहार है, ठीक है, और उसको जो है वो डकैत क्या करते हैं, उसको फोर्स करते हैं कि भाई अपने औजार वगैरह उठाओ और हमारे साथ चलो और दरवाज़ा तोड़ने में हमारी मदद करो, दरवाजे का लॉक तोड़ने में मदद करो ताकि हम अंदर जाकर डकैती कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर वो इंटाइटल होगा इस बेनिफिट का कि भाई वो डरा धमका के उसके के साथ जो ये अमल करवाया गया, क्योंकि अब उसने उस ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा था, उसको ज़बरदस्ती ज्वाइन करवाया गया था, तो इसलिए ये उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पता था कि इनका इंटेंशन ये है, ये काम करने वाले हैं, फिर भी आप उनकी मदद करते हो या उनको ज्वाइन करते हो किसी भी तरीके से, ठीक है, तो कोई भी पर्सन जो फैसिलिटेट करता है, ऐड करता है, ठीक है, तो वो भी उस जुर्म के अंदर शामिल होता है, ठीक। अब हमारे पास जो है लास्ट आ जाता है सेक्शन 95 जनरल एक्सेप्शन का, और यहाँ पर हमारी जनरल एक्सेप्शन कंप्लीट हो जाएगी। ये डील करता है एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, ठीक है, कोई भी ऐसा अमल जिसके नतीजे में हल्का सा नुकसान हो, ठीक है। नथिंग इज़ एन ऑफेंस बाय रीज़न डेट इट कॉजेज और डेट इट इज़ इंटेंडेड टू कॉज और डेट इट इज़ नोन टू बी लाइकली टू कॉज एनी हार्म, ठीक है, कोई भी ऐसा अमल आप करते हो जिसके नतीजे में कोई नुकसान पहुँच जाता है, पहुँचने वाला होता है, आपको पता है कि ये काम करने से नुकसान पहुंच जाएगा। इफ़ डेट हार्म इज सो स्लाइट डेट नो पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी सेंस एंड टेम्पर वुड कंप्लेन ऑफ सच हार्म, ठीक है, कि वो इतना छोटा नुकसान है कि उसमें किसी पर्सन को इतना
ऑर्डिनरी सेंस का है, ठीक है, और उसमें आपको इससे ज़्यादा शिकायत भी नहीं करते, तो वहाँ पर भी जो है वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा कि अगर चलते चलते अगर आपके नेल्स काफ़ी लंबे और अगर किसी अगले को वो नेल्स चुभ गए आपके, तो आपको कि भाई इसने तो ऑफेंस कर दिया, मुझे ज़ख्म पहुँचा दिया, ठीक है, तो ये एक स्लाइट हार्म है, तो आपने ऐसा कोई अमल नहीं करा है और आप लाइबल नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमारी जो जनरल एक्सेप्शंस कंप्लीट होती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फर्दर सेक्शंस कंप्लीट करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।